हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर चल रहा है हमारा एंड लेट अस कंटिन्यू। ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी साइकिल, नहीं सेकंड नहीं है, थर्ड क्लास है हमारी, सो सॉरी। तो हम इसमें रेस्पिरेटरी साइकिल पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि रेस्पिरेटरी साइकिल क्या है, कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, वो हम फिजिकल प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले आपकी बुक में दे रखा है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन बुक में दे रखा है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स बोथ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। मतलब कि जब हम एयर ले रहे हैं या ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन डेफिशिएंट एयर या CO2 रिच एयर को हम एक्सेल करते हैं, तो वो एक फिजिकल प्रोसेस है। सिर्फ अंदर एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर देना, इट इज़ जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग है, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है रेस्पिरेशन की प्रोसेस का, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि हमने सांस अंदर ली, जिसमें कि हमने एयर अंदर ली, फिर उसमें से ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो टिश्यूज़ में एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होता है टिश्यू के लेवल पे, और जब वो सेल में पहुंच जाती है गैस, फिर सेल में क्या होता है ना, वो हमारी जो प्रोसेस थी, पूरी जो साइकिल्स हैं, जैसे सेल के अंदर 2 साइकिल होती है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, तो वो सारी प्रोसेसेस कंबाइन करके रेस्पिरेशन की प्रोसेस बनती है। तो respiration is a broader term which includes intake of air or oxygen and its utilization in the body cells to produce energy। ठीक है। और ब्रीदिंग जो है, इट इज सिंपली अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ये सिर्फ एक मस्कुलर प्रोसेस है। ओके तो रेस्पिरेशन में एक स्टेप है ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन देयरफॉर इंक्लूड्स ब्रीदिंग बट नॉट वाइस वर्सा। ओके अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी साइकिल की। तो रेस्पिरेटरी साइकिल जो है, इट कंसिस्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दैट इज ब्रीदिंग इन ऑफ एयर एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर, एंड अ वेरी शॉर्ट रेस्पिरेटरी पॉज। इन दोनों प्रोसेस के बीच में एक बहुत छोटा सा पॉज होता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी पॉज बोल रहे हैं। नॉर्मल एडल्ट्स में ब्रीदिंग रेट होता है 12 to 18 पर मिनट। आप शांति से बैठ के अपनी ब्रेथ्स काउंट करो, तो इट विल बी एवरेज जो है वो 12 से 18 के बीच में होता है, किसी का 15 होता है, किसी का 14 होता है। तो दैट इज द थिंग। देन अगर हम न्यू बॉर्न इन्फेंट से कंपेयर करें उसको, तो न्यू बॉर्न जो बेबी है, उसकी जो ब्रीदिंग रेट होता है, दैट इज 60 टाइम्स पर मिनट, मीन्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट से 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब न्यूबॉर्न पैदा होता है तो उसके लंग्स जो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, तो एक्सपैंड नहीं कर पाते उतना, तो वो जल्दी 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 एयर लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो इसीलिए उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत फास्ट होता है। और एक और रीज़न है हमारे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होने का। ब्रीदिंग रेट कब इंक्रीज़ होता है? एक तो जब हम इन्फेंट होते हैं तब, और दूसरा अगर हमारे ब्लड में CO2 कंटेंट बढ़ जाए, ऑक्सीजन कम हो, CO2 ज़्यादा हो, तब भी हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है टू कंपेंसेट, है ना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें और हमारे जितने भी सेल्स हैं वो सारे ढंग से काम करें। तो अब जो 2 प्रोसेसेस हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। तो वो क्या होता है कि इनहेल हम कब करते हैं? जब हम इनहेल कर रहे हैं, देखो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। हम एयर को अंदर ले रहे हैं अपनी बॉडी के, तो अंदर कब जाएगी एयर? जबकि हमारी बॉडी को अपना थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और एयर कहाँ से मूव करती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। तो इसका मतलब अगर हमारे सराउंडिंग्स में जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे थोड़ा सा कम प्रेशर हमारे अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा, लंग्स के अंदर होगा, तो एयर जो है बाहर से अंदर आएगी, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनहेलेशन जो है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का जो थोरैसिक कैविटी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। आगे और पीछे रिब्स होती हैं और नीचे डायफ्राम होता है। तो ये जो पूरी हमारी जो चेस्ट कैविटी बनती है, इसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ रिब्स एंड द डायफ्राम। रिब्स में कुछ मसल्स होती हैं जो कि रिब्स से और लंग्स से कनेक्टेड होती हैं। वो जब पुल करती हैं, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये एक्सपैंड होती हैं, उसकी वजह से जो हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो कम होता है या बढ़ जाता है। और नीचे का जो फ्लोर है वो डायफ्राम से बना होता है।
तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम ये जो मूव करती है, सॉरी रिब्स और डायफ्राम जब मूव करती हैं तो उसकी वजह से हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है, उसकी वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जब बढ़ जाता है उसके अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तो एयर बाहर से अंदर आती है हमारी बॉडी में, एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में एंटर करती है थ्रू आर नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है तो कम एरिया में उतनी ही एयर है तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में एयर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो एयर लंग से बाहर आती है, तो दैट इज नोन एज एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। तो यही प्रोसेस है, इसी को हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रिब्स आर मूव्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब दो मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो बाहर की तरफ होती हैं और इंटरनल अंदर की तरफ है। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स को एक्सपैंड करती है, रिब्स एक्सपैंड होते हैं तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और अंदर वाली उस समय रिलैक्स होती है। दोनों एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं ये, ठीक है। आपने पढ़ा था मस्कुलर मसल्स वाले चैप्टर में कि एंटागोनिस्टिक मसल्स होती हैं, तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स स्ट्रेच होती हैं तो इंटरनल वाली रिलैक्स होती हैं, और जब वो एंड वाइस वर्सा, ठीक है। डायफ्राम जो है, जो डायफ्राम नॉर्मली डोम की तरह रहती है, ये डायग्राम आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, ये वाला डायग्राम देखो हमें देखना है, ये वाला, ठीक है। जब डायफ्राम है फ्लैट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और तो क्या होता है कि हमारा जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। क्या कह रहे हैं कि डायफ्राम फ्लैट होती है तो एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उन पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है। डायफ्राम यूजुअली ऐसे रहती है, डायफ्राम की ये रिलैक्स पोजीशन है, डायफ्राम ऐसे रहती है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो डायफ्राम फ्लैट हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है। तो जब ऐसे थी तो यहाँ पे हमारे नीचे स्टमक है और जो भी इंटेस्टाइन वगैरह ऑर्गन्स हैं तो वो आराम से रहते हैं। जब डायफ्राम ऐसे हो जाती है तो उन पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है ना, इसलिए हमारा स्टमक जब सांस लेते हैं तो ऊपर की आप बाहर की तरफ बल्ज करता है, ठीक है। तो अब्डोमिनल वॉल मूव्स आउटवर्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड डिक्रीज ऑफ प्रेशर। डायफ्राम जब ऐसे थी तो प्रेशर कैसा था, चेस्ट कैविटी में ज़्यादा था। जब ऐसे हो गई चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, डायफ्राम फ्लैट हो गई है, जो इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स थी वो एक्सपैंड हो गई हैं, तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है थोरेसिक कैविटी का। ये देखो डायग्राम दे रखा है ब्रीद इन और ब्रीदिंग आउट का। ये ब्रीदिंग इन की बात कर रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पर डायफ्राम जो है ये क्या हो गई है, थोड़ी सी फ्लैट हो गई है। नॉर्मली ये इतनी रिलैक्स रहती है, ऐसे रहती है बिल्कुल डोम शेप्ड, तो ये रिलैक्स होके भी थोड़ी सी कर्व्ड है, मतलब ये रिलैक्स्ड है, ये नॉर्मल ऐसे रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीदिंग इन में क्या दे रखा है कि रिब्स एलिवेट हो गए हैं ऐसे, चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ गया है, डायफ्राम रिलैक्स हो गई है, सॉरी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने से उसका जो स्ट्रेट हो गई है वो, तो डिक्रीज प्रेशर इनसाइड द लंग्स ड्रॉज द एयर इनवर्ड, आउटसाइड एयर जो है वो ज़्यादा प्रेशर पे होती है तो वो अंदर आती है ताकि अंदर बाहर प्रेशर एक सा हो जाए। व्हेन द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज इन साइज इट्स इंटरनल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, the lungs expand and as a result the pressure inside the lungs is lowered below the atmospheric pressure, so the air rushes in to equalize the pressure, that is how we inhale, ठीक है। तो ये इनहेलेशन हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम एक्सहेलेशन की। एक्सपायरेशन क्या होता है, इसका जितनी भी सारी प्रोसेस है उसका जस्ट ऑपोजिट एक्सहेलेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है। क्या है कि इंटरकोस्टल मसल्स अब यहाँ पे रिलैक्स करती हैं, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो ये रिलैक्स करती हैं, रिब्स मूव ऑटोमेटिकली मूव करते हैं और अंदर की तरफ हो जाते हैं, डायफ्राम रिलैक्स हो जाती है तो ऊपर की तरफ हो जाती है। डायफ्राम जब स्ट्रेच थी तो ऐसी थी, अब रिलैक्स हो गई तो ऐसी हो गई, लिम्प हो गई बिल्कुल, है ना। ये देखो ये ऐसे तो इस तरीके से हो जाती है। देन इसकी वजह से रिब्स डायफ्राम और ये सब की वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटीज डिक्रीज्ड, तो लंग्स जो है कंप्रेस होते हैं और वो एयर जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो व्हेन वी ब्रीद आउट फोर्सिबली और नेचुरली, जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ज़्यादा रिब केज हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए और ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर जाए, है ना, सॉरी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए और ज़्यादा CO2 बाहर जाए। तो ये आपका
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की फिजिकल प्रोसेस है। ओके, तो टिश्यू रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि द प्रोसेस बाय विच द सेल्स ऑफ द बॉडी यूज द ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज फूड एंड रिलीज एनर्जी, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और CO2 जो है इट इज़ फॉर्म्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और वो फिर इट इज़ सेंट आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एक्सपायरेशन, जो प्रोसेस है। अब कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग मूवमेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है कि हमारे जो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है या जो ब्रीदिंग मूवमेंट है, इसको हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, कैसे रेगुलेट होती है ये। तो ये एक हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, जो हमारा ब्रेन का सबसे पीछे जो आपके बिल्कुल बैक ऑफ द नेक पे जो ब्रेन का पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। जस्ट नेक के ऊपर होता है, स्कल में बिल्कुल पीछे की तरफ। और इसमें ये स्टिमुलेट कैसे होता है, इट इज स्टिमुलेटेड बाय द CO2 कंटेंट ऑफ द ब्लड। जितना ज़्यादा CO2 कंटेंट होगा हमारे ब्लड में, उतना ज़्यादा हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है, उतनी ज़्यादा हम सांस ज़ोर ज़ोर से लेते हैं, फास्टर रेट होता है हमारे ब्रीदिंग का। क्योंकि जितना ज़्यादा CO2 उसको हमें बाहर निकालना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन लेंगे ताकि वो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करे और CO2 शुड बी एक्सपेल्ड आउट। तो जितना ज़्यादा CO2 कंटेंट है उतना फास्ट हमारा ब्रीदिंग रेट होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ब्रीदिंग मूवमेंट है नॉर्मली ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बेसिकली दे आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, लेकिन हम कुछ हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ देर तक अपनी सांस को रोक सकते हो, लेकिन आप एक्सेस में नहीं रोक सकते हैं ना। आप चाहो कि 10 मिनट तक रोक लो, कुछ बच्चे सम पीपल कैन कंट्रोल इट फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि लंग्स अपने आप लंग्स पे प्रेशर पड़ता है एंड दे वांट टू टेक इन ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो एक स्टेज के बाद आप अपनी सांस को नहीं रोक सकते हो, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब ब्रीदिंग मूवमेंट इन ह्यूमंस, ये जो टेबल है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप लर्न कर लोगे, इसमें आपको पूरी जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई है। देखो क्या दे रखा है इसमें कि पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर इंस्पायरेशन में उन पे क्या असर होता है और एक्सपायरेशन में वो कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले डायफ्राम, अभी हमने पढ़ा था कि डायफ्राम क्या होता है, जब हम इंस्पायर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है, और इसका उल्टा एक्सपायरेशन में होगा तो उसमें क्या होगा, वो रिलैक्स होगा और अपवर्ड मूव करता है, अपनी डोम शेप जो है वो रीगेन कर लेता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में रिलैक्स करती हैं। उसके जस्ट ऑपोजिट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, मैंने आपको बताया दोनों एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, ऑपोजिट काम करती हैं। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इंटरनल जो है वो रिलैक्स होती हैं। तो आप एक याद रख लो, आप ये वाला बस याद रख लोगे ना, तो बाकी सब इससे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिलैक्स होगी और इंटरनल वाली ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगी, है ना। तो एक चीज़ याद करोगे तो बाकी सब आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपायरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। रिब केज और स्टर्नम की बात करें तो जब इंस्पायर करते हैं तो रिब केज क्या होता है, बाहर की तरफ मूव करता है, एक्सपैंड करता है, और स्टर्नम भी बाहर की तरफ मूव करती है। स्टर्नम क्या थी, आपकी ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन, जो आपकी चेस्ट की सेंटर में प्रेजेंट होती है, और एक्सपायरेशन में मूव्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। थोरैसिक कैविटी का क्या होता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में डिक्रीज हो जाता है। एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर कम होगा तभी तो हवा अंदर आएगी। तो जब हम इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन तभी होती है जब थोरैसिक कैविटी का एयर प्रेशर कम होता है, और अगर एयर प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर एक्सपायरेशन होती है। एयर मूवमेंट की बात करें तो एयर मूवमेंट, एक्सटर्नल एयर प्रेशर ड्राइव्स एयर इनटू लंग्स एट लो प्रेशर। हमारे लंग्स में लो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, तो बाहर से अंदर हवा एंटर करती है। और इसकी जस्ट उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है एक्सपायरेशन में, कि एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स बाय थोरैक्स कंप्रेशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स। जो लंग्स एक्सपैंड हुए थे वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो आई थिंक आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके कुछ डेफिनेशन हैं वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके टिल देन वॉच दिस एंड हर बार हम रिक्वेस्ट करते हैं बेटा आप लोग इसको
चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एंड लाइक इट एंड कमेंट ऑन दी वट एवर यू आर बीइंग, जो भी आपको समझ में आ रहा है। कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम बहुत धीरे धीरे बहुत डिटेल में समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और कुछ भी आपको डाउट ना रहे, क्योंकि पढ़ाने में तो बहुत जल्दी जल्दी भी करा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं बच्चों की। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी आपको कोई परेशानी होती है, कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है, कोई डेफिनेशन, कोई कॉन्सेप्ट, यू कैन ऑलवेज आस्क। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।